वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। सो अभी तक के हमने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी कुछ देख चुका है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि मोस्टली एक्ट्स के ऊपर डिपेंड है और इसमें कुछ स्टोरीज भी है, जैसे कि जाधव मुलाई पेयंग के बारे में देखेंगे, कौन थे वो, क्या किया था उन्होंने, सारी चीज़ें हम अभी इस क्लास में देखने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लॉज है, कौन कौन से ऐसे लॉज है जो कि कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं। सो लॉज इनएक्टेड अबाउ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए ऐसे कौन कौन से एक्ट क्या है बनाए गए हैं। सो बहुत सारे एक्ट्स है जो कि कुछ दिए गए हैं आपको। सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 मतलब 1980 में ये बना था ये एक्ट, जिसमें क्या होगा, जो कि कौन सा एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसमें क्या हो रहा था कि भाई जो भी अगर फॉरेस्ट के लिए कंजर्व या प्रिजर्व जो जमीन है, फॉरेस्ट के लिए जो जमीन है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये इनका कहना था कि द लैंड रिजर्व फॉर फॉरेस्ट, जो भी लैंड फॉरेस्ट के लिए प्रिजर्व है या रिजर्व है, कंजर्व हैज बीन प्रोहिबिटेड टू यूज, उसको किसी और काम के लिए या किसी भी द्वारा उसको यूज नहीं किया जा सकता फॉर एनी अदर पर्पस बाय दिस लॉ। इस लॉ के हिसाब से जो भी रिजर्व लैंड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जो भी रिजर्व लैंड है, उसको आप कोई और भी किसी भी फंक्शन काम के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। ये लॉ था हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। देन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986, इसमें क्या बोला है कि पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का पर्पस क्या है, इस एक्ट का पर्पस है कंट्रोल द पॉल्यूशन एंड पनिश द पर्सन। पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना, ठीक है, किस पे कंट्रोल करना, पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना, और वो इंसान जो पॉल्यूशन फैला रहा है उस पर क्या करना, उसको पनिश करना, पनिश द पर्सन और इंस्टीट्यूट्स हार्मिंग द एनवायरमेंट, जिसके वजह से एनवायरमेंट को हार्म पहुंच रहा है उसको पनिशमेंट देना। द पर्सन ब्रेकिंग दिस रूल इज एंटाइटल्ड फॉर आइदर 5 ईयर, जो भी इस रूल को तोड़ेगा या तो उसको 5 साल की जेल होगी या फिर और उसके साथ साथ फाइन अप टू 1 लाख रुपीज। ये कौन से एक्ट में बोला गया, ये बोला एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। देन एक और लॉ है जिसके अंदर 3 क्लॉज है। कौन सा है ये एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि यहां पर जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसको क्या होता होगा, प्रोटेक्शन मिलता होगा। ये कब बना था, 1972 में। इसके छोटे छोटे 3 क्लॉज है जो कि क्या है, एज पर क्लॉज 49A, 49B और 49C। सो 49A क्लॉज में क्या बोला है कि आप कोई भी एनिमल को क्या नहीं कर सकते, रेयर एनिमल की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग करना मतलब खरीदना और बेचना। सो ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल हैज बीन कंप्लीटली बैन्ड, पूरी तरीके से रेयर एनिमल की ट्रेडिंग करना क्या है, बैन है। और फिर 49B में क्या बोला है, जो भी यूज ऑफ आर्टिकल प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन और ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल हैज बीन बैंड। जितने भी वाइल्ड एनिमल है जो कि रेयर है, उनके अगर स्किन या कोई और ऑर्गन का यूज करके कोई भी आर्टिकल या कोई भी ऐसी चीज बनाना बैन है। किस एक्ट के अंतर्गत, क्लॉज 49B। कौन सा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर क्लॉज 49B। ओके, सो क्लॉज 49C क्या बोल रहा है, जितना भी आपके पास, अगर कोई भी आपके पास रेयर एनिमल से बनी हुई आर्टिकल्स कुछ भी ऐसा प्रेजेंट है, तो आपको उसको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास ये पहले से अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन टाइप, ओके, सो डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट यानी कि वो चीज जो कि स्किन एनिमल से क्या चीज, एनिमल से बनी हुई है, कोई ऐसा आर्ट, ओके, जैसे कि किसी के घर पे सिंग होता है, किसी के घर पे स्किन से बनी हुई कुछ चीज होती है, तो ऐसी चीजों का क्या करना है, आपको गवर्नमेंट को बताना जरूरी है, डिस्क्लोज करना जरूरी है। सो डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट मेड फ्रॉम, जो कि रेयर वाइल्ड एनिमल से बना हुआ है, उसको क्या करना, बताना कंपलसरी है, डिस्क्लोज करना
कंपलसरी है। यहां तक के क्लियर है। तो अभी तक के हमने तीनों एक्ट्स देख लिए कि उसके अंदर क्या क्या आता है। देन अब अपन देखते हैं, ये देखो, ये जो है ये है जाधव मुलाई पेयंग। कौन है? जाधव मुलाई पेयंग। भाई ये जो इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था असम के एक गांव में। तो ये है कौन? आखिर ये है कौन? इन्होंने 16 साल की उम्र में क्या किए थे कि उनके गांव में एक प्रोजेक्ट चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के तरफ से कि उनको क्या करना है? फॉरेस्ट क्रिएट करना है। तो 200 एकड़ की जमीन पर उनको क्या करना था? प्लांटेशन करना था। तो इन्होंने उसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। देन 200 एकड़ का प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेकिन इन्होंने प्लांटेशन करना बंद नहीं किया। ये कंटिन्यूअसली तो भी प्लांटेशन करते गए और बहुत सारे इन्होंने प्लांट लगाए। और आज के टाइम पे वो पूरा जंगल बन चुका है, फॉरेस्ट, पूरा फॉरेस्ट क्रिएट हो चुका है। इन्होंने बिना किसी भी चीज के, बिना सोचे समझे, प्रोजेक्ट तो डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन इन्होंने फिर भी प्लांटेशन करना कंटिन्यू किया। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने अकेले पूरा का पूरा एक जंगल क्या कर दिया है? क्रिएट कर दिया है। ओके, तो इसीलिए इनके बारे में पढ़ा जाता है कि इनको प्राइज भी दिया गया। सो व्हाट डू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जाधव मुलाई पेयंग? तो हमको देखना है स्टोरी ऑफ जाधव मुलाई पेयंग। कहां पर रहते थे? कहां बॉर्न हुए थे? कहां पर? यस, असम में। ठीक है, 16 साल की उम्र में इन्होंने शुरू कर दिया था। जाधव मुलाई पेयंग वॉज बॉर्न इन 1963। ही वॉज वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर। ये फॉरेस्ट वर्कर की तरह काम करते थे सिंस द एज ऑफ 16 ईयर। भाई 16 साल की उम्र में, जो लोग तुम हो ना, तुम्हारी उम्र में इन्होंने क्या कर दिया था? पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिया था इन 1979। द लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, वहां की जो लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। अफॉरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट। अफॉरेस्ट्रेशन, देखो, एक डिफॉरेस्ट्रेशन होता है यानी कि जंगल को काटना, जंगल को खत्म करना, और अफॉरेस्ट्रेशन मतलब जंगल को बनाना। ठीक है, वनीकरण, जिसको अपन वनीकरण बोल सकते हैं। सो क्या है? अफॉरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट इन 200 एकड़। जो उनका प्रोजेक्ट था वो कितने एकड़ में था? 200 एकड़ में। लेकिन ये प्लांट लगाते गए, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी प्लांट लगाते गए। 200 एकड़ में इनको लगाना था, और ये भाई साहब लगा बैठे 1360 एकड़ में पूरा का पूरा जंगल बना दिया इन्होंने। ओके, सो मुलाई कंटिन्यू टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी ये प्लांट लगाना इन्होंने बंद नहीं किया। और एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कंटिन्यूअस वर्क, इनके कंटिन्यूअस वर्क के बदले क्या रिजल्ट देखने को मिला? प्लांटिंग एंड केयरिंग। सिर्फ उन्होंने प्लांट नहीं लगाया, उसकी केयर भी की। द बैरेन, जो बैरेन एरिया था, यानी कि जो बंजर जमीन बोलते हैं ना उसको, बंजर जमीन, वो भी क्या हो चुकी है? विटनेस्ड द फॉरेस्ट कवर ओवर द 1360 एकर्स में पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्रिएट हो गया है, जिसके वजह से इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है पद्मश्री अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस अनपैरेलल वर्क। ओके, देन वी कैन लर्न फ्रॉम, भाई इनके स्टोरी से हम सीख सकते हैं कौन सा? पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरमेंट के तरफ इनका जो सकारात्मक सोच थी, वो हमको ये सीखना चाहिए इनको। और हार्ड वर्क विथ पेशेंट एंड सिंगल पर्सन विथ डिटर्मिनेशन कैन स्टैब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। एक अकेले इंसान ने के पूरा का पूरा नया जंगल क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया था। तो ये है हमारे भाई जाधव मुलाई पेयंग। ओके, कहां पर? असम में जन्म हुआ, 16 साल की उम्र में इन्होंने चालू कर दिया था प्लांट लगाना। वहां की जो लोकल सोशल फॉरेस्ट्री थी, वहां से एक प्रोजेक्ट निकला था 200 एकड़ में इनको क्या करना था? फॉरेस्ट क्रिएट करना था। बट इन्होंने प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी इन्होंने अपना प्लांटेशन करना बंद नहीं किया, और 1360 एकर्स में पूरा का पूरा प्लांटेशन कर दिया, जिसके वजह से बैरन लैंड यानी कि बंजर जमीन भी क्या हो गई? जंगल में कन्वर्ट हो गई। देन बोला है कि बायोडायवर्सिटी, यहां पर सारी चीजें आपको इजी करके दी हुई है। बायो मीन्स लिविंग, और डायवर्सिटीज मतलब वेरिएशन। एक ही जगह पर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं।
इस जगह पर हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज देखने को मिलती है, वेराइटीज देखने को मिलती है। हो सकता है उनके जीन्स में वेरिएशन हो, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। उसको बोलेंगे अपन बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन with a species biodiversity occur at 3 different level। 3 different level बताए हैं, एक बताया जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि उनके जीन्स में चेंजेस रहना, जीन्स में जैसे मेरा और सभी का जीन्स क्या है, चेंज है, अलग अलग है, वेरिएशन है, तो जेनेटिक वेरिएशन। देन स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग डाइवर्सिटी, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सब क्या अलग अलग स्पीसीज है। सो ये क्या है, अलग अलग स्पीसीज में डाइवर्सिटीज देखने को मिलना। देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पूरा का पूरा इकोसिस्टम का ही डाइवर्सिटी देखने को मिलना। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, देन एक्वेटिक इकोसिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स में हमको डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी, ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। स्पीसीज सेम है बट जेनेटिक डाइवर्सिटीज देखने को मिल रही है, जीन्स में चेंजेस देखने को मिल रहा है। एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी के वजह से। फिर बोल रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि इनन्यूमरेबल, अनगिनत स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑकर इन द नेचर। भाई इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज प्रेजेंट है नेचर में जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड एज स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। अलग अलग टाइप के प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स इनके अंदर आते हैं। देन बोल रहा है कि जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, इट रेफर्स टू वेरिएशन इन इकोसिस्टम। जब इकोसिस्टम में वेरिएशन आ जाए उसको बोलेंगे अपन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द नेचर। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड थ्रू द इंटरैक्शन बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड देयर हैबिट एंड चेंजेस इन द एनवायरमेंट। तो वही इंटरेक्शन किस किस के बीच का, प्लांट्स के बीच का, एनिमल्स के बीच का और उनके हैबिटेट के बीच में जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको एनवायरनमेंट में, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यहां तक के सभी को क्लियर है क्योंकि हमने इस चैप्टर में काफी सारी चीजें देख चुके हैं। तो अब चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सैकर्ड ग्रूव। क्या है सैकर्ड ग्रूव? सैकर्ड ग्रूव पता है किसको बोलते हैं हम? सैकर्ड ग्रूव का मतलब अगर हम कोई जगह को भगवान के नाम पर, जैसे कि कोई लैंड है वहां पर कुछ होने वाला है, जैसे कि वहां पर मॉल बनने वाला है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये जो लैंड है ये हमारे कुल देवता की जमीन है, उसके नाम पर हम इसको प्रिजर्व रखते हैं। सो जब गॉड के नाम पर या किसी भगवान के नाम पर या फिर आपके स्पिरिचुअल के कारण आप उसको क्या करके रखते हो, प्रिजर्व करके रखते हो कि नहीं ये तो भगवान की जमीन है, यहां पर हमको कुछ नहीं करना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, उसको भगवान के नाम पर उसको कंजर्व कर रहे हो, सेव कर रहे हो, उसी को अपन कहते हैं सैकर्ड ग्रूव्स। सो द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेचर इन द नेम ऑफ गॉड, जब भगवान के नाम पर हम उसको कंजर्व करें एंड कंसिडर टू बी सैकर्ड इज कॉल्ड सैकर्ड ग्रूव। दिस आर इन फैक्ट सेंचुरीज कंजर्व बाय द सोसाइटी एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो सेंचुरीज तक के इसके हमने क्या किए, कंजर्व किए हैं, किसके थ्रू? इज सैकर्ड ग्रूव के थ्रू। और ये कौन करता है भाई? सोसाइटी, गवर्नमेंट नहीं करती, ठीक है। देन एज इट हैज बीन कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड, जब अपन इसको गॉड के नाम पर कंजर्व करते हैं तो इट हैज अ स्पेशल प्रोटेक्शन। दिस क्लस्टर ऑफ थिक forest are present not only in western घाट of India but in the entire country। सिर्फ ये हमको वेस्टर्न घाट में नहीं, पूरे एंटायर कंट्रीज में देखने को मिलता है कि किसी जंगल को किसी भगवान के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं कि नहीं भाई ये इस भगवान की निशानी है, यहां पर हमको कुछ नहीं करना चाहिए। एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थिंग्स, ऐसी चीज है जो हमको क्या करता है, इसको डिफॉरेस्ट्रेशन करने पे रोकता है, यानी कि सैकर्ड ग्रूव, यानी कि जब हम भगवान के नाम पर उस जमीन को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। सिंपल सा यही समझना है कि जब भगवान के नाम से इससे रिलेटेड हम उसको क्या करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैकर्ड ग्रूव। बोल रहा है कि देयर आर मोर देन
13,000 सैकड़ ग्रू हैव बीन रिपोर्टेड। सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 13,000, सोचो 13,000 ऐसे सैकड़ ग्रू भगवान के नाम पर क्या है, जमीन को क्या किया है, प्रिजर्व करके रखा गया है। ओके, तो कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, जैसे रोड से भी जाते हो तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, स्टॉप के अलग अलग चीजों के क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। वैसे ही एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए भी कुछ सिंबल्स है विच आर यूज्ड टू एनवायरमेंटल कंजर्व, जो हमको बताता है कि नहीं यहां पर डस्टबिन, यहां पर डस्टबिन दिख रहा है तो बोलता है कि कचरा डस्टबिन पे ही डालो। तो कुछ ऐसे सिंबल जिससे हम क्या, जो कि क्या किसके लिए यूज करते हैं, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। सो जैसे कि यहां पर सिंबल दिख रहा है हमको कि डस्टबिन बना हुआ और एक बच्चा क्या डाल रहा है उस पे, क्या डाल रहा है उस पे, गार्बेज डाल रहा है। सो दिस सिंबल शोज दैट, दिस सिंबल्स हमको क्या बता रहा है कि हमेशा अपना कचरा, गार्बेज कहां पर डाले, डस्टबिन में, डस्टबिन का यूज करे, जिसके वजह से इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग ट्रैश, ठीक है, कीपिंग योर एनवायरनमेंट क्लीन, जिसके वजह से आपका एनवायरनमेंट भी क्या रहेगा, क्लीन रहेगा। फिर सेकंड, यहां पर देखो ये हमारा चार्जर बना हुआ है। ओके, देन यहां पर लीफ बनी हुई है, इसका मतलब चार्जर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ होगा। यस, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ होगा। सो दिस सिंबल गिव्स मैसेज टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। By saving electricity we can protect our environment, we can also save natural resources। हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा के क्या कर सकते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा सकते हैं। देन ये हमको बाइसिकल दिख रहा है तो बोलता होगा कि भाई बाइसिकल का यूज करो, साइकिल का यूज करो, कार, मोटर, ये सारी चीजों का यूज कम करो, क्योंकि उससे भी तो काफी पॉल्यूशन होता है। सो दिस सिंबल गिव्स मैसेज टू यूज बाइसिकल, बाइसिकल राइडिंग, यूज मिनिमम फॉसिल फ्यूल। बाइसिकल अगर आप चलाओगे तो फॉसिल्स कम जलेंगे, यानी कि नेचुरल रिसोर्स भी प्रिजर्व होंगे और पॉल्यूशन भी कम होगा। इज अ पॉल्यूशन फ्री मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। और साइकिल चलाने से हमारे कार्डियोवास्कुलर यानी कि जो हार्ट है उसकी जो क्षमता है और उसमें जो होने वाले डिजीज है वो नहीं होंगे, उसकी क्षमता बढ़ते जाएगी। कार्डियो मतलब हार्ट, और वस्कुलर जो हार्ट में जो वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट अटैक क्या बात है भाई, जो हार्ट में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक वाली कंडीशन बनती है। तो जो साइकिल चलाता है उसको कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड कोई भी डिजीज नहीं होता, इसलिए बोलता है कि साइकिल चलाओ ज्यादा से ज्यादा। यहां पर वाटर के लिए कुछ सेव करने के लिए बता रहा है। सो दिस सिंबल टेल अस सेव वाटर, इट हेल्प टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट, विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। जल ही जीवन है, ऐसे ही बोला गया था क्या, क्योंकि बिना पानी के कोई लाइफ को हो ही नहीं सकती। देन बोल रहा है कि कुछ कुछ सिंबल्स के मीनिंग्स बताओ, जैसे कि यहां पर दिख रहा है हमको, क्या बोल रहा है ये, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3R। आपको तो पता है 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सो दिस सिंबल इज रिलेटेड टू 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। दे आर यूज्ड टू सेव अवर एनवायरनमेंट यूजिंग फीवर रिसोर्सेज, हेल्प इन रिड्यूसिंग देयर कंजप्शन। तो इससे क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन भी कम होगा और हम वही पॉल्यूशन जो हमने यूज कर चुका उसी से फिर से हम एनर्जी बना सकते हैं। मतलब हमको नई चीज यहां पर क्या लगेगी, कम लगेगी। इसलिए 3R बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यस, यहां पर भी वाटर सेविंग का ही सिंबल दिख रहा है। सो दिस सिंबल इज रिलेटेड टू सेव वाटर। भाई पानी बचाओ, पानी बचाओ और पानी बचाओ, ठीक है। सो वाटर क्राइसिस इज बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड में। हैंस सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर फ्यूचर। अगर हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले जनरेशन को पानी मिले, इसलिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर को सेव करना पड़ेगा। वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के बारे में हम पीपल्स को क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं ना भाई कि पानी बचाओ, ठीक है। सो पीपल्स को ऑब्वियसली हमेशा अवेयर करते रहना चाहिए। देखो ये यहां से लग रहा है कि ये क्या है, सोलार पैनल्स का यूज करो। ओके, सो दिस सिंबल इज रिलेटेड टू सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी से रिलेटेड है ये सिंबल। इट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सोलार एनर्जी रिड्यूसेस हार्मफुल इमिशन। ये सोलार एनर्जी के वजह से, अगर आप सोलार एनर्जी का यूज करोगे तो कहीं पर और हमको क्या, कंबशन नहीं करना पड़ेगा, किसी चीज को जला जलाकर एनर्जी नहीं बनानी पड़ेगी, यानी कि कोयले को नहीं जलाना पड़ेगा।
जाएगा। सो कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स दिए गए हैं एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, जो कि आपको आना बहुत जरूरी है, पता होना बहुत जरूरी है, पेपर में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे क्लास को खत्म करेंगे और हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।